Hello, students. Welcome back. I hope you all are doing well and studying at home. So, let's start this video. This is the video of class 8 science, and here you can see the name of the chapter is written on your screen, that is crop production and management. And this is the chapter 1 taken from the class 8 science, and this is going to the revisional video, and we will revise this chapter. So, let's start. Why do we need food? Okay, we need food because it gives us energy, keeps us healthy, and help us to grow as well as repair and replace damaged and worn out tissues. बेसिकली इस चैप्टर में आपको फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़ूड क्यों ज़रूरी है, क्यों हम फूड को प्रोड्यूस करते हैं। वाई डू वी परफॉर्म एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो बिकॉज फूड से हमें एनर्जी मिलती है, फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, एंड जो भी हमारे डैमेज एंड वॉर्न आउट टिश्यूज़ होते हैं उनके रिपेयरमेंट के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो हमें फूड से मिलते हैं। ओके, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड। कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स को फूड मिलता है। सो मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। तो एनिमल जो होते हैं वो अपना फूड जो है वो प्लांट्स और अदर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स। तो अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान अपना खाना जो है, अपना फूड जो है वो प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो हम अपने फूड के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को एज अ फूड हम ईट करते हैं, है ना। तो जो हम फूड को ग्रो जब प्लांट्स को जब हम ग्रो करते हैं फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, तो उन प्लांट्स को हम क्रॉप बोलते हैं ना। व्हेन वी कल्टिवेट सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल एट वन प्लेस, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप क्या होता है, जब हम एक ही तरह की प्लांट्स को ऑन लार्ज स्केल पर हम ग्रो करवाएंगे ताकि उससे हमें प्रोडक्ट्स मिल सकें, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में अगर हम बात करें तो खेती करने में एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं दैट वी फॉलो। और उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि क्रॉप्स जो हैं इंडिया में वो अलग अलग तरह की होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स विच आर फाउंड इन इंडिया। सो 2 तरीके की मेजर क्रॉप्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जायद क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है। जायद क्रॉप्स वो क्रॉप होती है जो हम रबी और ख़रीफ क्रॉप के इन बिटवीन जो समय मिलता है उसमें हम उगाते हैं। जैसे वो समर सीज़न का वक्त होता है उसमें हम उगाते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। खरीफ क्रॉप्स होती है जिनको रेनी सीज़न में हम ग्रो करवाते हैं जून में, और सितंबर के एंड अक्टूबर सितंबर में हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम विंटर सीज़न में ग्रो करवाते हैं एंड अक्टूबर में ग्रो करवाते हैं, और मार्च में हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड। सो दीज आर द मेन काइंड ऑफ क्रॉप्स फाउंड इन इंडिया on the basis of the season. Okay, now we'll talk about the basic practices of crop production. तो हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें वन बाय वन इन सीक्वेंस फॉलो करने पड़ते हैं, सो एट द एंड हमें प्रोडक्ट्स मिलता है। 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलोड वाइल ग्रोइंग इन अ क्रॉप। व्हाट आर दीज प्रैक्टिसेस।
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, लूजन करते हैं, टर्न द सॉइल, प्लगिंग करते हैं। उसके बाद हम सोइंग करते हैं, प्लांटिंग ऑफ सीड्स ऑफ अ क्रॉप इन सॉइल, ठीक है, बीज को सॉइल में पुट करते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर हमें हमारे खेतों में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उनको हम फुलफ़िल करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, जो हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। इरिगेशन, पानी की सप्लाई करते हैं, पानी बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए फॉर द सर्वाइवल। सो एट रेगुलर इंटरवल हम सप्लाई करते हैं वाटर की, जिसको बोलते हैं इरिगेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हमारे खेतों में जो कुछ ऐसे भी प्लांट्स अपने आप उगाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो उनको हम वीड्स बोलते हैं। इन वीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको हम बोलते हैं वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द फील्ड, इसको बोलते हैं वीडिंग। तो हम अनवांटेड प्लांट को फील्ड से निकालते हैं, तो वीड से प्रोटेक्ट करते हैं अपने पौधों को। हार्वेस्टिंग, लास्ट में हम क्या करते हैं, जब हमारे प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है, देन वी कट द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम फील्ड एंड दिस इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। सो दीज आर द 7 स्टेप्स दैट वी फॉलो इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, लास्ट में जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, कीपिंग ग्रेन्स और प्रोड्यूस सेफ फ्रॉम रैट। और इस तरीके से हम उसको स्टोर करते हैं कि उसमें जो पेस्ट और इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, वो ख़राब ना हो और हमें लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सकें। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, लूज़ और टर्न करते हैं। क्यों करते हैं? लूजनिंग द सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज द टूल्स टू गो डीपर इनटू द सॉइल एंड येट ब्रीथ ईजली। ठीक है, यहाँ पे ये रूट्स हैं, ठीक है। जब सॉइल जो होगी वो लूजन होगी और टर्न होगी, तो उससे क्या होगा, जो रूट्स होंगी, प्लांट्स की जो रूट्स होंगी, वो सॉइल के अंदर आसानी से चली जा सकती हैं। और लूज़ होने की वजह से उसमें एयर और वाटर की रीच सप्लाई अच्छी होती है। ओके, जो लूजन एंड टर्न करने से सॉइल जो है वो हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स एंड दैट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल एंड टर्न एंड लूजन द सॉइल फर्दर एंड न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कम्स टू द टॉप एंड कैन बी यूज बाई प्लांट्स। जब हम प्लग के थ्रू टर्न करते हैं सॉइल को, तो जो नीचे वाली लेयर होती है ऊपर आ जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं और वो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। द प्रोसेस यूज टू लूजन एंड टर्न द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। सॉइल को लूजन और टर्न करने की प्रोसेस को हम टिलिंग या फिर प्लगिंग करते हैं। आफ्टर टिलिंग हम एक और काम करते हैं, लेवलिंग। लेवलिंग में हम क्या करते हैं, जो बिग बिग क्लम्स होते हैं जो सॉइल के, उसको हम क्रम्स या फिर उसको तोड़ कर उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके हम सॉइल को हम लैंड को क्या करते हैं, लेवल कर देते हैं, एक बराबर उसको कर देते हैं। लेवलिंग द फील्ड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सोइंग एंड इरिगेशन। अगर लैंड जो होती है वो लेवल्ड होती है, तो जिससे क्या होता है कि सोइंग और इरिगेशन में मदद मिलती है। नाउ स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर प्रोसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर द स्टेप्स बिलोंग टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, adding manure to the field so that it mixes into the soil will it gets turned, watering the fields if it is too dry, tilling or plugging the field, leveling the field, then irrigation, and then sowing, then weeding, harvesting, and then storage. So these are the steps which are included in the agricultural practices. Now we'll talk about the agricultural implements used for plugging. Plugging के लिए जो implements ज़रूरी हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. These are some implements which are necessary for the agriculture, like plug, hoe and cultivator. Okay, so plug, hoe and cultivator से हम plugging and tilling कर सकते हैं and soil को loosen and turn up कर सकते हैं. Why is leveling the field important? Field की leveling क्यों important है? Because leveling करने से क्या होता है कि जो सरफेस होता है लैंड का, इट बिकम्स इवन और उसे जो है वो इरिगेशन में हेल्प मिलती है एंड एडिंग इन द एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. ओके,
एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर लेवलिंग, लेवलिंग के लिए जो हम इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेडिशनली हम ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर यूज़ करते थे to level the land, but today laser and leveler is being used to make sure that the surface of the field is even and flat. The laser guided leveler save time, increases productivity and saves water as it minimizes water logging or runoff problem. यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ द ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर। ये पहले ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था और बैलों की हेल्प से इस तरीके से प्लैंक का इस्तेमाल करके लेवलिंग की जाती थी, और अभी हम इस तरीके से लेज़र लैंड लेवलर का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं नाउ विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर टू लेवल द फील्ड। नाउ विल टॉक अबाउट द सोइंग, बीजों को बोना। विच काइंड ऑफ सीड शुड फार्मर यूज़, कौन से बीज फार्मर्स को यूज़ करने चाहिए। फार्मर शुड यूज़ गुड क्वालिटी सीड दैट आर क्लीन, हेल्दी एंड गिव हाई यील्ड। ऐसे सीड्स को चुनेंगे जो क्या होगा, क्लीन, हेल्दी एंड हाई यील्ड वाले। एंड सेलेक्शन ऑफ द राइट वैरायटी ऑफ सीड डिपेंड्स ऑन द सॉइल, क्लाइमेट, इरिगेशन। सीड का सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है जिस जगह पे हम सीड को ग्रो करवा रहे हैं, लाइक सॉइल के ऊपर, क्लाइमेट, इरिगेशन मेथड एंड अदर रीजनल फैक्टर्स। ओके, सो इन सारी चीज़ों को देखकर फार्मर को जो है वो सीड सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ the Ministry of Agriculture in India has set up a national level organization called the National Seed Corporation (NSCC) that tests the quality of seeds. Okay, so there is an organization which is called National Seeds Corporation and NSCC that tests the quality of seed. State Seed Corporation and agricultural universities have also set up seed testing laboratories throughout the India. Now, these lab test seeds for their purity, resistance to disease and pest, germination and vigorous suitability to the regional climatic condition and general seed health. Olympiad. Now there is a question, how to separate damaged seed from healthy seed. कैसे हम डैमेज सीड को हेल्दी सीड से सेपरेट कर सकते हैं। तो बाय पुटिंग द सीड इन द वाटर, अगर हम पानी में सीड्स को डालें तो जो डैमेज सीड होगा वो हॉलो एंड लाइट होगा, हल्का होगा। इट विल बी स्टार्ट टू फ्लोट ऑन द वाटर एंड ये पानी में तैरने लगेगा। और जो अच्छा हेल्दी सीड होगा, इट विल बी हैवियर एंड इट विल सिंक इन द वाटर एंड सेटल ऑन, सो दैट दिस इज़ वाई वी कैन दिस इज़ हाउ वी कैन सेपरेट द गुड seed from the bad seed. Okay, now agricultural implements used for sowing. So there are traditional method, इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू हम सीड को सो करते थे, and now we use seed drill. Okay, this is the instrument that we use with the help of tractor, and this is the modern method. What precautions should be taken while sowing? बीजों को बोते वक्त हमें कौन सा प्रिकॉशन जो है वो लेना चाहिए। तो while sowing seed, it is essential to make sure that seeds are healthy and of high quality. healthy और high quality के seeds select करने चाहिए, and they are planted at correct distance. सही distance पे उनकी planting होनी चाहिए, so that they can get proper light, water, nutrients from soil. वो aggregation नहीं होना चाहिए, बहुत सारे plants एक साथ नहीं उगाने चाहिए। They must be sown deep enough to protect them from animal and birds. इतने गहराई में उनको रखना चाहिए ताकि कोई एनिमल या बर्ड उनको खा ना जाए। एंड विंड विच माइट ब्लो देम अवे, अगर सरफेस पे ही होंगे सीड्स तो हवा से उड़ भी सकते हैं, बट नॉट सो डीप दैट दे मे नॉट गेट एनफ एयर टू जर्मिनेट। लेकिन इतने भी गहराई में नहीं हमें सीड्स डालने चाहिए कि उन्हें जो है वो एनफ एयर ही ना मिले, पानी ही ना मिले जर्मिनेट करने के लिए। वाई इज़ इट इज़ बेटर टू सो सीड्स यूनिफॉर्मली। सीड्स को हमें यूनिफॉर्मली क्यों ग्रो करना चाहिए? क्योंकि अगर हम प्लांट्स को सीड्स को अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे नहीं करेंगे तो ओवर क्राउडिंग होगी, और ओवर क्राउडिंग से क्या होगा कि प्लांट्स के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा एंड दे विल स्टार्ट टू डाई। वाई आर प्लांट्स केप्ट इन स्मॉल बैग्स इन नर्सरी? नर्सरी में प्लांट्स को हम स्मॉल बैग में क्यों रखते हैं? फ्यू प्लांट्स लाइक पैडी, फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम सबसे पहले नर्सरी में बोते हैं, और जब वो सीडलिंग यानी छोटे बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उनको हम मैनुअली उनको हम नेचुरल इन्वायरमेंट में ट्रांसप्लांट करते हैं।
और इसीलिए जब हम बैग्स में इनको रखते हैं तो इट इज़ ईजियर टू ट्रांसफ़र देम टू अनदर प्लेस. Adding, now I'll talk about the adding manure and fertilizer. Why are manure and fertilizers are added to the soil? क्यों soil में हम ऐड करते हैं manure यानी कि manure या फिर fertilizer? When crop after crop is grown in the same field, the soil become poor in certain nutrient. एक ही फील्ड पर बार हर साल हम जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उन फील्ड में. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एडेड टू द सॉइल टू रिप्लेनिश इट विथ न्यूट्रिएंट्स टू इंश्योर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी को फुलफिल करने के लिए हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं. What are the different types of manure that farmers can use? For manure can be of various types such as natural, organic manure, like manure, compost, green manure. Raw manure भी होता है जो cattle and domestic waste के waste होते हैं. Compost भी हम बनाते हैं well rotted plant and animal residue से. Plant के parts और एनिमल के रेजिड्यू को मिक्स करके कंपोस्टिंग बनाकर. ग्रीन मैन्योर भी हम यूज़ करते हैं. Vermicompost, we use vermicompost as well. It is a type of compost which is made using earthworm. earthworm का इस्तेमाल करके जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसको vermicompost कहते हैं. What are the three methods of replenishing the soil with nutrients? The three methods of replenishing the soil are adding organic manure to the soil, adding chemical fertilizer to the soil, leaving the field uncultivated for between two crops, and crop rotation in which the different crops are grown alternately to allow the soil to replenish with different nutrients. तो मैन्योर डालकर केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड करके अनकल्टिवेटेड छोड़कर कुछ सालों के लिए क्रॉप्स को, जिससे कि सॉइल खुद ब खुद जो है वो सेल्फ रिप्लेनिशमेंट कर लेगी या फिर क्रॉप रोटेशन यूज़ करके. डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है? फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, लेकिन मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज. फर्टिलाइज़र इसको हम प्रिपेयर करते हैं इन फैक्ट्रीज़. ठीक है, दिस इज़ फैक्ट्रीज़. ओके, फैक्ट्रीज़. एंड मैन्योर जो है वो को हम फैक्ट्रीज़ में नहीं बनाते हैं और इससे हमें लॉट ऑफ ह्यूमस मिलता है सॉइल को. फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि मैन्योर जो होता है वो सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है. ओके, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइज़र के कुछ एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हैं: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. दीज आर द फर्टिलाइजर्स, इनको हम इस्तेमाल करते हैं. प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र यूज़ करने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? तो प्रॉस ये हैं, फ़ायदा ये है कि दे आर केमिकल रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हेल्प फार्मर गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप लाइक व्हीट, पैडी एंड मेज. इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉन्स मीन्स, अगर हम फर्टिलाइज़र के नुकसान की बात करें तो दे मेक द सॉइल लेस फर्टाइल एंड ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन. तो ये इनके बार बार लगातार यूज़ करने से जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, एंड ये अगर पानी में बह कर जाते हैं नियर बाई एक्वेटिक बॉडीज़ में तो ये पोल्यूशन भी कॉज करते हैं और परकोलेट होकर वाटर टेबल को भी पोल्यूट करते हैं. नाउ वाई इज़ मैन्योर बेटर दैन फर्टिलाइज़र. क्यों हम मैन्योर को फर्टिलाइज़र से अच्छा मानते हैं? क्योंकि मैन्योर ऑर्गेनिक होते हैं और ये सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं, एंड सॉइल में ह्यूमस ऐड होने की वजह से जो जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. एंड ह्यूमस के ऐड होने से सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है. एंड द मैन्योर मेक सॉइल पोरस विच मेक्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज ईजियर एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. जो मैन्योर में पाया जाने वाला ह्यूमस जो है वो सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे गैस का एक्सचेंज ईजी हो जाता है. एंड ह्यूमस और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं मैन्योर में, उनकी वजह से जो है वो जो सॉइल में फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं एंड वर्म्स होते हैं उनके नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं. एंड दैट्स हाउ द मैन्योर इज़ बेटर दैन द फर्टिलाइज़र, बट बिकॉज इट डजंट कॉज एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन टू द
सॉयल, बट जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनऑर्गेनिक, दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. Chemical fertilizer, they persist in the environment for a longer duration, and that's why they cause different kind of pollution like soil and water pollution. And that's why we should prefer the manure over the chemical fertilizers, because they are eco friendly, environment friendly, and they can be utilized for long term, and they are helpful for the environment. So this is all for this video, and in the next video we will talk about the other term and topic related to this chapter, and we'll revise it. And till then, thank you.